Hello and welcome to the Cricket POV show with मोहम्मद सुमैर। वर्ल्ड कप का सुपर 8 राउंड तो ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं बहुत से दिनों से कुछ पॉइंट्स अपने पास जमा कर रहा था जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। सबसे पहले मैं आता हूँ सलमान अली आगा के ऊपर, जो कि हमारे T20 इंटरनेशनल्स के कैप्टन हैं। जब सलमान अली आगा यार कैप्टन बना था ना, मुझे उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। सलमान अली आगा ने जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर मेरी कैप्टनसी के अंडर हसन नवाज जैसा प्लेयर या मोहम्मद हारिस, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर ये मैच विनर्स नहीं बन सके, और आई थिंक उन्होंने साइम अयूब का भी नाम लिया था कि अगर ये लोग मेरी कैप्टनसी के अंदर मैच विनर्स नहीं बन सके तो मैं अपने आप को फेलियर कंसिडर करूँगा। जब मैंने ये बात सलमान अली आगा के मुंह से सुनी ना, तो मुझे खुशी हुई कि यार बहुत अरसे के बाद एक इनिशिएटिव लेने वाला, एक कमांड एंड कंट्रोलिंग कैप्टन मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हुआ था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आगा की सुन के। और उसके बाद ही आई थिंक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आगा ने की थी, ये ट्राई नेशन सीरीज़ के दौरान की थी, जब हम खेल रहे थे यूएई और अफ़गानिस्तान से इन शारजा। अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा ओपनिंग मैच था, उसमें जिस तरह से बैटिंग कंट्रोल का कमांड संभाला था आगा ने, जिस तरह से उन्होंने राशिद ख़ान को टेक ऑन किया था, मुझे बहुत खुशी हुई कि यार एक फ़ाइटिंग कैप्टन नज़र आ रहा है। बहुत बैक कर रहा था वो प्लेयर्स को। एकदम से आगा को पता नहीं क्या हुआ कि दो चार मैचेस हसन नवाज़ के ख़राब गए, तो उन्होंने हसन नवाज़ को जो है टीम से डिस्कार्ड कर दिया। मोहम्मद हारिस जो कि ओपनिंग से जिन्होंने अपना स्टार्ट लिया था, पहले वो वन डाउन के ऊपर आए, फिर वन डाउन से नीचे आते रहे, वो नंबर्स उनके फ्लक्चुएट करते रहे। फ्लक्चुएट करते करते वो बिल्कुल ही डाउन दी ऑर्डर आ गए। कुछ मैचेस में तो उनकी बारी ही नहीं आई। उसके बाद जो है जब उनके फेलियर्स आए तो हमने उनको भी एशिया कप के बाद जो है टीम से डिस्कार्ड कर दिया। सुफियान मुकीम एक बहुत अच्छे स्पिनर आए थे, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। चाहे वो आप T20 को ले लें या ODIs को ले लें, बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन एक प्लेयर को वापस लाने के लिए सुफियान मुकीम को भी टीम से डिस्कार्ड कर दिया गया। एंड आई क्लियरली रिमेंबर कि इससे पहले बांग्लादेश का हमने टूर किया था, जिसके अंदर अहमद दानियाल और अब्बास आफरीदी ने एक मैच के अंदर बहुत अच्छी बैटिंग की थी, और उस मैच के अंदर फ़हीम अशरफ ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, और वो मैच हम जीतने के करीब थे। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गए थे। लेकिन जिस तरह की फ़ाइट मुझे देखने को मिली थी ना प्लेयर से, तो मुझे वो देख के बहुत खुशी हुई, और मुझे लगा कि यार एक कैप्टन को प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, अपने ऊपर गेम को लेना चाह रहे हैं कि हम गेम को फिनिश कर सकें। हार जीत गेम का हिस्सा है, आप अच्छा खेल के हारो, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन आप खेलने से पहले अगर हथियार डाल दोगे तो हर कोई आपको क्रिटिसाइज़ भी करेगा। तो बहुत सारे जो ये यंग प्लेयर्स हैं ना, इनको मैं आगा के अंडर बनता हुआ देख रहा था। लेकिन क्या हुआ एकदम से कि आगा के कैप्टनसी का जो तरीक़ेकार था, उसके अंदर एकदम से मुझे चेंज नज़र आया। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर्स बोलते हैं कि कोच का कंट्रोल है, कोच जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, कोच के ऑर्डर्स फॉलो किए जा रहे हैं। पर्सनली मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि एक कोच कैसे हावी हो सकता है एक इंटरनेशनल कैप्टन के ऊपर। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, एक बड़े प्लेयर हैं, और आप टीम के कैप्टन हैं, तो आप क्या इतने कमज़ोर हैं कि आप कोच के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएंगे? देखें, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कोच का काम एज अ मैनेजर या मेंटोर का होता है। वो प्लेयर्स को एक जगह जमा कर सकता है, प्लेयर्स की मेंटोरिंग कर सकता है, उनको पेप टॉक्स दे सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कोच खेलना नहीं सिखाएगा। खेलते आप तब हैं और सीखते आप तब हैं कि हमने कैसे क्रिकेट खेलनी है। जब आप अंडर 15 या 16 को ले लें या अंडर 19 को ले लें, वो आपने सीखने का टाइम होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप आ गए हैं तो दैट मीन्स यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आकर आप इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बन के कोच के अंडर आप सीखेंगे नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेटफॉर्म है जहां आप डिलीवर करेंगे। तो सुपर 8 का जो राउंड मैंने देखा आगा के अंडर, मुझे वो बहुत अजीब कैप्टनसी उनकी मुझे लगी। और
दोबारा से मैं अपनी वही बात करूँगा कि जो मैं हमेशा करता आता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी भी अपने स्किल्स की वजह से कोई मैच नहीं हारती। हमारे लड़के सिर्फ अंडर प्रेशर आके मैच हारते हैं। ये क्रंच मोमेंट में क्रूशल स्टेजेस के ऊपर आके अंडर प्रेशर उस जो मैच गेम की सिचुएशन होती है उसको ये लोग सस्टेन ही नहीं कर पाते। आई डोंट नो क्या होता है कि जीती हुई पोजीशन से या एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से ये लोग प्लेट में रख के मैच दूसरी टीम को दे देते हैं। देखें, अगर सामने वाली टीम का कोई ऐसा प्लेयर है जो कि एक इनिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम खेल ले या एक बहुत ही कोई मैजिकल बॉलिंग स्पेल करा दे, जिस तरह से कोई आपके सामने कोई बहुत ही बड़ा बॉलर लगा हुआ हो, ब्रेटली जैसा बॉलर हो या शेन बॉन्ड जैसा बॉलर हो कि अनप्लेबल कंडीशंस हैं, आपके जो बैट्समैन है वो उसके सामने खड़े नहीं हो पाए, या तो ग्लेन मैक्सवेल की तरह की एक वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स आप खेल दें कि आपके पास कोई उसका जवाब ही ना हो, तो समझ में आता है कि यार हाँ यार, सामने वाली टीम का दिन था, सामने वाले प्लेयर का दिन था, उसने आपको आउट क्लास कर दिया। लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से किस तरह अपने हाथ से मैच गंवा के सामने वाली टीम को दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुपर 8 का जो हमारा पहला मैच था वो तो वॉश आउट हो गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बारिश हो गई। लेकिन आप उसमें भी कैप्टनसी का डिसीजन देखें कि आपको पता है कि एक रेन शॉर्टेंड मैच होगा या बारिश से मैच इफ़ेक्ट होगा, डीएलएस मेथड जो है वो इन प्ले आएगा, तो आप उस मैच में किस तरह बाबर आजम को टीम में आप शामिल कर सकते हैं। आप अपने साथ ख्वाजा नाफी जैसे प्लेयर को लेके गए, आपने उसको उस मैच के अंदर टीम में नहीं डाला, तो अगर आप एक रेन शॉर्टेड मैच के अंदर अपने एक ऐसे प्लेयर को नहीं खिला रहे जो कि आपको एक अच्छी स्ट्राइक रेट से एक अच्छी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल के दे सकता है, फिर आप उसको किस मैच में खिलाओगे। बाबर आजम को टीम से इस बात पे कह के निकाला गया था कि इनका स्ट्राइक रेट का इशू है, कि जब ये एज अ ओपनर आते हैं तो ये एक्सेलरेट नहीं कर पाते अपनी इनिंग्स को, ये तेज़ नहीं खेल सकते, इनका स्ट्राइक रेट का इशू आता है, ये ज़्यादा बॉल्स लेके कम रन्स बनाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक प्लेयर जो कि पावर प्ले में आपको लगता है कि वो स्लो खेलता है, वो फोर्थ नंबर पर आके कैसे तेज़ खेल सकता है। तो ये जो माइंड बॉगलिंग डिसीजंस होते हैं ना हमारी टीम मैनेजमेंट के, ये बिल्कुल समझ से बाहर होते हैं। और बाबर को आप खिला रहे हो नंबर 4 पे, जिसके ऊपर कुछ महीने पहले आप हसन नवाज़ को खिला रहे थे। हसन नवाज़ जो कि आपकी टीम के अंदर सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उसकी थी, उस बेचारे की सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट थी उस टीम के अंदर, आपने उसको टीम से निकाल के उस प्लेयर को चौथे नंबर पे लेकर आ गए जिसका शुरू में स्ट्राइक रेट का इशू था। तो जब आप इस तरह के डिसीजंस करेंगे तो ये कैसे मतलब कैसे ये एक पॉजिटिव डिसीजन होगा और कैसे आप इन डिसीजंस की वजह से कोई मैच जीत सकेंगे। दूसरे मैच पे आप आ जाएं, इंग्लैंड के साथ जो मैच था उसके अंदर इंग्लैंड की हिस्ट्री रही है कि इंग्लैंड कभी भी स्पिन को अच्छा नहीं खेलता, चाहे वो T20 हो जाए, ओडिया हो जाए या टेस्ट मैचेस हो जाए। इन द पास्ट अबू धाबी के अंदर हमें टेस्ट सीरीज़ याद होगी जो हमने इंग्लैंड को हराई, हमने स्पिनर्स के थ्रू हराई। इंग्लैंड को हमने अभी पाकिस्तान में रिसेंटली पकड़ा था, स्पिनर्स के थ्रू पकड़ा था। तो आप सामने वाली टीम के साइकोलॉजी से क्यों नहीं खेल रहे। आपने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो मैच था उसके अंदर आपने अबरार अहमद को बेंच कर दिया। हाउ कम एक स्पिनर जो कि पिछले 1 साल से रेगुलरली आपके साथ मौजूद है और अनफॉर्चुनेटली वो पिछले 1 साल से टीम में होने के बावजूद कंटिन्यूस किसी भी सीरीज़ के मैचेस नहीं खेलता, आप हमेशा उसको 1-2 मैचेस देते हो, उसकी एक मैच में ख़राब बॉलिंग होती है, आप उसे बाहर निकाल देते हो। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आपने अबरार अहमद को टीम में शामिल नहीं करा। आप हैरी ब्रुक की इनिंग्स देखिए उस मैच के अंदर, उस्मान तारिक जब बॉलिंग कराने आया वो उसके ख़िलाफ़ प्लान बना के आए थे। उस्मान तारिक का सब एक चीज़ समझ चुके हैं कि उस्मान तारिक तब विकेट लेगा जब बैट्समैन उसको अटैक करने के ऊपर जाएंगे। इंग्लैंड ने जब अपनी विकेट्स लूज़ करी उसके बाद हैरी ब्रुक ने अपना माइंड बना लिया था कि मैं उस्मान तारिक के ख़िलाफ़ अपना बैट ही नहीं उठाऊंगा। और आप नोट करें उस मैच के अंदर कि एक भी अटैकिंग शॉट अटेम्प्ट ही नहीं किया हैरी ब्रुक ने अगेंस्ट उस्मान तारिक। क्या ही हो जाता अगर उस्मान तारिक के साथ उस मैच के अंदर दूसरे एंड पे अबरार अहमद होते।
अगर रन्स का प्रेशर उस्मान तारिक ने बनाया तो बिल्कुल ये पॉसिबल थी ना चीज़ कि अबरार अहमद के ख़िलाफ़ हैरी ब्रूक जो है वो रिस्क लेता और वहाँ पे वो एक गंदा शॉट खेल के आउट होता तो वो मैच हम जीत सकते थे। वो हमारा जीता हुआ मैच था। लेकिन हमने अबरार अहमद के ऊपर किसको चूज़ किया? शादाब खान को। शादाब खान की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिससे वो एज ए लेग स्पिनर टीम के अंदर अपनी जगह वारंट करते हैं? वो इंजरी से बाहर जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी स्पेस हम टीम में बचा के रखते हैं कि 6 महीने बाद शादाब खान आएगा तो खेलेगा ही खेलेगा। कौन सी उन्होंने डोमेस्टिक खेली है, कौन सी उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली है, कौन सी उन्होंने T20 क्रिकेट खेली है, कौन सी लीग के अंदर उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे दी जिसके बिना के ऊपर वो टीम में वापस आए थे। हमने अपने एक फ्रंट लाइन परफॉर्मिंग स्पिनर को बिठा के हम एक ऐसे स्पिनर को लेकर आ गए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच में जो अपने 4 ओवर्स का कोटा ही नहीं पूरा करता। और आप उस मैच में देखें कि जब शादाब खान बॉलिंग कराने आए हैं वहाँ पे उन्होंने आई थिंक 17 रन्स का एक ओवर दिया जिससे पूरा मोमेंटम इंग्लैंड के फेवर में चला गया। इवेंचुअली हम वो मैच हार गए और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि अगर उस मैच के अंदर अबरार अहमद होते, ईजिली पाकिस्तान वुड हैव बीन द विनर ऑफ दैट मैच। उसके बाद श्रीलंका वाले मैच में जब हमने गलती सीखी कि हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अबरार अहमद को नहीं खिलाया, आप अपनी जान बचाने के लिए उस लड़के को वापस ले आते हैं और वो लड़का आपको परफॉर्म करके दे देता है। क्या होता है उस मैच के अंदर कि उस्मान तारिक का उस दिन ऑफ डे होता है। ये चीज़ होती है कि आप जब एक टैंडम के अंदर अपने स्पिनर्स को खिलाते हैं ना, जब उनका एक एक उनका दोनों का एक ग्रुप बन जाता है तो दोनों को पता होता है कि यार एक एंड से चाहे एक ऐसा दिन होगा कि ये रन्स बचाएगा, मैं विकेट्स ले लूँगा, या मैं रन्स बचाऊँगा, वो दूसरा विकेट्स ले लेगा। अगर आप उन दोनों का लगातार खिलाते, उनकी पार्टनरशिप अच्छी रहती, इस मैच के अंदर भी उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग करा सकता था। लेकिन बहरहाल उस्मान तारिक का ये पहला टूर्नामेंट है, एक उसका बुरा दिन था, एक बुरा मैच उसका आया था, आप उस्मान तारिक को ब्लेम नहीं कर सकते। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग उस्मान तारिक ने कराई है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच में आप एंड देखें कि किस तरह से हमने उस मैच के अंदर एंड किया था। इतना मुझे दुख हो रहा था कि शाहीन अफरीदी अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं और एक ओवर में वो 3-3 4-4 छक्के खा रहे हैं। मतलब 2021 के वर्ल्ड कप में जो मैथ्यू वेड ने उनको, हसन अली ने जब कैच छोड़ा, हमने सब ने हसन अली को ब्लेम किया। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आपका जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है वो एक कैच छोड़ने के बाद लगातार 3 बॉलों पे 3 छक्के खा ले? तो 2021 में जो शाहीन खड़े थे, 2026 का वर्ल्ड कप अभी ख़त्म हुआ है, शाहीन 6 साल के बाद भी उसी सेम पोजीशन पे खड़े हैं। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ शाहीन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद पूरा नेशन एक्सपेक्ट करा था शाहीन से कि ही इज़ गोना स्टेप अप वंस अगेन और वो टीम को मैच जिताएंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा प्रीमियम फास्ट बॉलर रखने का क्या मुझे फ़ायदा होगा कि मुझे पता है कि ये एक मैच में चलेगा तो अगले 10 मैचेस में नहीं चलेगा। और आपके पास यार कोई तोड़ नहीं है कि सामने वाला बैट्समैन आपको छक्के पे छक्का मार रहा है और आप इतने आराम से यार छक्का खा रहे हो। मतलब एक प्रीमियम फास्ट बॉलर को तो यार एक एम्बैरसमेंट खुद फील होनी चाहिए कि यार मैं कैसे ऐसे शॉट्स खा सकता हूँ एक बैट्समैन से। और आप आखिरी ओवर के अंदर 28 रन्स डिफेंड कर रहे हो, आप ऑलमोस्ट 30 खा रहे हो यार एक आखिरी ओवर में। मतलब इट्स हाई टाइम कि शाहीन को अपना गेम देखना पड़ेगा कि वो क्या अपने साथ करना चाहते हैं। थोड़े साल पहले या थोड़े अरसे पहले शाहीन ज़िद के ऊपर एक ही बॉल कर देते कि मैं बस तेज़ भाग के आऊँगा और मैं अंदर आने वाली इन स्विंगिंग यॉर्कर कराऊँगा। तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह की टैक्टिक्स शाहीन अफरीदी अप्लाई करते हैं गेम के अंदर, क्या उनके माइंड में चलता है। मुझे सबसे पहली बात है वो टोटल फिट ही नहीं लगते हैं। उसके साथ उस मैच के अंदर भी सलमान अली आगा ने इतनी गंदी कैप्टनसी की कि शादाब खान ने उस मैच के अंदर भी 2 ओवर में 33 रन्स खाए, एक ओवर में 2-2 3-3 आप छक्के खा रहे हो। और एक आपका लेग स्पिनर जो कि आपका फ्रंट लाइन बॉलर होना चाहिए, आपने अबरार अहमद के ऊपर उसको ट्रस्ट किया था ना अगेंस्ट इंग्लैंड, तो 16th ओवर 17th ओवर के अंदर आपका लेग स्पिनर जो है वो बॉल कराने आ रहा है और उसके अंदर भी वो 17 या 20 रन का जो है वो ओवर खा के जा रहा है। तो आप किस तरह से वो मैच जीतोगे? उसके बाद मोहम्मद नवाज़ की अगर आप बात कर लें तो हमेशा मैं नवाज़ के बारे में एक बात कहता हूँ कि
2016 का नवाज़ का डेब्यू हुआ है, 2026 चल रहा है, 10 साल हो गए हैं। नवाज़ के एक्सप्रेशन आप देखें तो ऐसा लगता है कि शायद वो ज़िंदगी में पहली बार ग्राउंड में उतरा है। उसने ज़िंदगी में पहली बार बॉल हाथ में पकड़ी है। शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार बैट हाथ में पकड़ा है। अच्छा खासा नवाज़ पिछले 1 साल से परफॉर्म कर रहा था। आई डोंट नो शादाब के आने के बाद उनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ा है या वो वर्ल्ड कप का प्रेशर बहुत ज़्यादा ले गए हैं कि ना तो उनके बैट से कोई रन्स निकले, ना तो उन्होंने बॉलिंग में कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। तो बहुत गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज नज़र आई लड़कों की। साहिबज़ादा फरहान ने जिस तरह का स्टार्ट दिया, फ़खर जमान ने जिस तरह का स्टार्ट दिया, साहिबज़ादा तो एक लोन वॉरियर नज़र है इस वर्ल्ड कप के अंदर। सारे रन उन्होंने किए हैं, टीम के आई थिंक मोर देन 50% रन जो है वो साहिबज़ादा फरहान ने किए हैं। फ़खर जमान एज़ यूजुअल जिस तरह उनको हमने टाइटल दिया हुआ फ़खर पाकिस्तान का। आप चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 की बात कर लें, आप लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड बात कर लें, 2021 का T20 का सेमीफाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात कर लें, साउथ अफ्रीका के अंदर ऑलमोस्ट 200 की इनिंग्स खेली उन्होंने, 194 उन्होंने बनाए। हर बड़े मैच के अंदर जो आपका सेवियर होता है वो फ़खर जमान होता है। और मेरा हमेशा से मानना है कि जो भी बड़ा मैच पाकिस्तान जीता है उसके अंदर फ़खर ने परफॉर्म किया है तो पाकिस्तान जीता है। इतना अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया, ऑलमोस्ट 150 प्लस का ओपनिंग स्टैंड दोनों ने दिया। दोनों ने इतनी मेहनत करी। जहाँ पे आपके 230 या 40 रन होते तो जो आपका 147 का क्वेश्चन था वो शायद चला जाता आपका 160 या 170 पर। आपको एक एक्स्ट्रा 20-30 रन का क्वेश्चन मिल जाता कि चले अगर आपके एक बॉलर का बुरा दिन जाता तो आपके पास रन होते बचाने के लिए। लेकिन एक फ्लैट पिच के ऊपर आप अंडर 150 कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। और श्रीलंका भी होम टीम थी, वो भी अपने प्राइड के लिए खेल रही थी, वो भी ऑल गन्स ब्लेजिंग आए थे इस मैच में खेलने के लिए। तो और जिस तरह से मैं पाकिस्तान में देख रहा था कि फॉर्मर क्रिकेटर्स और जो फैंस होते हैं वो श्रीलंका को बैश कर रहे थे कि खुद भी टूर्नामेंट से बाहर है और हमें भी बाहर कर रहे हैं। तो यार आप दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड क्यों कर रहे हो? आप खुद अच्छा खेलो, आप अपने बलबूते के ऊपर अपने राउंड के ऊपर जाओ। यही कैप्टनसी गलती मैंने अगेंस्ट इंडिया सलमान अली आगा की देखी थी जब उन्होंने 10th ओवर के बाद इंट्रोड्यूस करा उस्मान तारिक को। यार आपके अंदर एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि पूरे इंडियन मीडिया के अंदर, पूरे इंडियन नेशन के अंदर एक उस्मान खान का हवा बैठा हुआ था कि उस्मान तारिक पता नहीं कोई बला है जो हमें खा जाएगा, क्या वो बॉलिंग कराएगा, क्या उसकी वेरिएशन होगी, वो पॉज की वजह से अपने डिले की वजह से हमें तंग कर देगा। ईशान किशन ऑलमोस्ट 100 रन मार गया आपको, 70 ऑड रन की उसने इनिंग्स खेली। और कितनी अनलकी बात है आपके लिए कि जो आपका बेस्ट बॉलर था उसने एक बॉल ईशान किशन को नहीं कराई। तो जब आप 10th ओवर के बाद उस्मान तारिक को लेकर आए थे तब तो मैच ही ख़त्म हो चुका था। आपको उस टाइम पे ईशान किशन के सामने जो है वो उस्मान तारिक को लगाना चाहिए था। तो जब इस तरह के स्टूपिड डिसीजंस देखने को मिलते हैं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ सलमान अली आगा के ऊपर इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। आई डोंट नो वो बिग मैचेस का प्रेशर ले रहे थे या वो माइक हैसन के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। और सलमान अली आगा खुद पर्सनल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही इस वर्ल्ड कप के अंदर। उससे पहले उन्हें झलक दिखाई थी कि शायद वो T20 के फोल्ड के अंदर आ रहे हैं, एक्सेलरेट करके खेलना चाह रहे हैं। तो आई डोंट नो सलमान अली आगा के साथ इस टूर्नामेंट में एकदम से क्या हो गया। बाकी अगर आप बात करें साइम अयूब की तो मुझे नहीं समझ में आता कि हमने किस वजह से साइम अयूब को टीम में रखा हुआ है। जो वो 1-2 विकेट्स अपने स्पिन से लेके दे रहे हैं तो उनकी जगह अगर हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाल देंगे तो वो हमें वो करके दे देगा, वो विकेट्स लेके हमें दे देगा। तो साइम की जगह आप एक नॉर्मल एक फुल बैट्समैन आप खिला सकते हैं। माँ सदाकत को हम इस वर्ल्ड कप में लेके जा सकते थे, वो बहुत अच्छी फॉर्म में था, बॉलिंग भी वो करके देता था। तो एक बॉलिंग का ऑप्शन भी माँ सदाकत हमें प्रोवाइड कर सकता था। तो जितना मुझे डिसअपॉइंट साइम अयूब ने किया है पिछले 1 साल में, जितना फ्लैम्बोइंट वो बैट्समैन है, जितना डायनामिक वो एक प्लेयर है ऑल ओवर द ग्राउंड, उसके पास शॉट्स हैं, सिस्टम से आया है वो पाकिस्तान क्रिकेट के। तो आई डोंट नो कि साइम अयूब जो हैं वो क्या सोच रहे हैं अपने करियर के बारे में। यहाँ पे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, साइम अयूब हैज़ बीन अ टोटल फेलियर इन T20 आइज। और साहिबजादा फरहान के साथ काश कोई इस तरह का बैट्समैन होता जो उनको दूसरे एंड से कॉम्प्लीमेंट करता। और बाबर आजम की अगर आप बात कर लें तो मुझे लगता है उनका जो इंटरनेशनल T20 का जो गेम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में मुझे नज़र आते हैं
कुछ साल पहले वो पावर प्ले में आते थे एज अ ओपनर, तो गैप्स निकाल के अच्छे लॉफ्टेड शॉट्स खेल के वो रन्स बना लेते थे। लेकिन अब तो वो इतना स्ट्रेंज बिहेव करते हैं पिच के ऊपर, ऐसा लगता है कि उनको बॉल रीड ही नहीं करनी आती है। आदिल रशीद की हाफ ट्रैकर्स के ऊपर वो इतना डर के खेल रहे थे कि आप मैं मैच देखते हुए फील कर सकता था कि बॉल जो है वो किस तरफ आएगी। और जब आदिल रशीद लूप करके उनको बॉल दे रहा था, वो इतने हाफ ट्रैकर्स इतने स्लो बॉल्स थे कि बाबर उनको नच करते हुए भी सिर्फ कंफ्यूज हो रहा था कि मैं इसको नच करके सिंगल भी कैसे निकालूं। तो बड़ा शॉट मारना तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इन द फ्यूचर T20 के अंदर बाबर आजम की जगह बनती है। और जहाँ तक आप बात करें उस्मान खान की, तो इतने सारे मैचेस में वो बेचारा, मुझे फील्ड में उसी की आवाज़ आई, वही मुझे नज़र आया टीम को बकअप करते हुए। इंडिया के खिलाफ मैच में भी उसने रन्स किए, अगेंस्ट इंग्लैंड भी वो बेचारा विकेट कीपिंग करते हुए पीछे से आवाज़ मारता रहा कि सिर्फ एक विकेट की बात है, एक विकेट की बात है। वहाँ पे मुझे किसी दूसरे प्लेयर की आवाज़ नहीं आई, कोई ताली बजा के बॉलर को बकअप नहीं करा था। सलमान अली आगा की जहाँ पे चेहरे पे हवाइयाँ उसकी उड़ी हुई थी, उसके फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल गायब हो चुके थे, वहाँ पे सिर्फ एक उस्मान खान था जो सारे प्लेयर्स को बैकअप कर रहा था, टीम को चीयर कर रहा था और उठाने की कोशिश कर रहा था कि टीम को कि लड़ो, एक विकेट की बात है, हम वो मैच निकाल सकते हैं। तो जिस प्लेयर का सब ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि इसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, तो मुझे लगता है कि साहिबजादा फ़रहान और उस्मान तारिक के बाद या अब्रार अहमद के बाद तो उस्मान खान की सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। एटलीस्ट उस बंदे ने अपनी पूरी पूरी कोशिश की। और मुझे लगता है कि सबसे अनलकी प्लेयर ही वो टीम में है। सब अपने अपने नंबरों की बात करते हैं कि हमें अपने नंबर पे जगह नहीं मिलती, हमें ओपन नहीं कराया जाता, हमें मिडल ऑर्डर में नहीं भेजा जाता, हमारी बारी नहीं आती। तो उस उस्मान खान का अगर आप रिकॉर्ड देखें, या तो आप PSL की बात करें या तो दूसरे उनकी बात करें, हमेशा उन्होंने रन्स जो हैं वो एज अ ओपनर या थर्ड नंबर पे बनाए हैं। हम उस बेचारे को कभी या तो बैटिंग भी नहीं भेजते, या तो अगर भेजते भी हैं तो इतना नीचे भेजते हैं कि उसको सिर्फ 3 या 4 बॉलें मिलती हैं, उस पर भी वो 1-2 छक्के मार देता है। और जिस तरह से हमारे बॉलर्स उसको ट्रीट करते हैं कि रन भागते हुए उसको स्ट्राइक नहीं देते, या लास्ट मैच में जैसे नसीम शाह जो रन भाग के खुद स्ट्राइक लेना चाहते थे, तो भाई उस्मान खान आपका एक मेन बैट्समैन है, उसका राइट बनता है स्ट्राइक पे जाने का, आपका राइट नहीं बनता। आप बॉलर हो, आपसे विकेट्स तो लिए जा नहीं रहे, बस आप स्ट्राइक लेना चाह रहे हो कि मैं 1-2 छक्के मार के जो है वो अपनी रील्स बनवा लूँ। तो जो आपका प्राइमरी रोल है आप पहले उसको पूरा करें। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जर्नी रही पाकिस्तान की सुपर 8 में। इस वर्ल्ड कप में जो कि श्रीलंका में खेला जा रहा है, आई वॉज़ रियली होपफुल कि पाकिस्तान जो है वो एटलीस्ट सेमीफाइनल में तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। और अगर एक बार पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच जाता तो आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान फाइनल में भी पहुँचता, क्योंकि जो मोमेंटम पाकिस्तान को मिलता है ना टूर्नामेंट्स के अंदर, पाकिस्तान उसको बहुत अच्छी तरह से कैच करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टीम की गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज थी और जो नर्वसनेस जो कैम मुझे नज़र आ रही थी, उस वजह से हम सेमीफाइनल में तो जा नहीं सके। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सलमान अली आगा जो है ना वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो किस तरह के कैप्टन इन द फ्यूचर बनना चाहते हैं। अब तो ये भी देखना है कि उनकी अगर कैप्टनसी बचती भी है या नहीं, और अगर उनकी कैप्टनसी नहीं बची तो मुझे नहीं लगता कि टीम में भी जगह उनकी बचेगी। तो देखें आगे क्या होता है। बहुत सी जगह पे तो मैं सुन रहा हूँ कि शादाब खान को T20 का कैप्टन बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये डिसीजन लिया गया तो अभी 2026 चल रहा है, तो मैं अभी से जो है वो इन्ना लिल्ला पढ़ लूँगा जो हमारा 2028 का T20 का वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर। तो अगर शादाब खान उसके कैप्टन होंगे तो मैं तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वो मैचेस देखने पे। और यहाँ पे बाइकआउट की बातें की जाती हैं, तो मैं तो T20 मैचेस का बाइकआउट कर दूँगा। तो मेरी दुआ है कि इस तरह का एक सुपर डिसीजन मुझे देखने को ना मिले अगले कुछ दिनों में। आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको आप T20 की टीम में इंडक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर गॉड सेक आपके पास जो एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, बाबर हो जाएं, शादाब हो जाएं, शाहीन हो जाएं, नवाज़ हो जाएं, नसीम शाह हो जाएं, उससे उसके अलावा और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि इस टीम में नहीं थे, हारिस रऊफ़ हो जाएं। देखें ये एक बंच ऑफ प्लेयर्स है जो कि 2020 के बाद से ICC का हर टूर्नामेंट खेल चुका है, ACC का हर टूर्नामेंट खेल चुका है,
ये लोग सारे वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं, ये लोग सारे एशिया कप्स खेल चुके हैं, ये लोग आपका हर सीरीज़ खेल चुके हैं, ये लोग यू नो हर तरह की जो बायलैटरल सीरीज़ है वो खेल चुके हैं, ये लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग्स में खेल चुके हैं। 2020 से लेके 2026 तक इन लोगों ने कोई भी टाइटल पाकिस्तान को नहीं जितवाया है। तो इट्स हाई टाइम कि अब इन लोगों की जगह टीम में नहीं बनती। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये लोग बुरे प्लेयर्स हैं, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इन्होंने पास में परफॉर्म करके दिया है। यही शादाब खान थे, यही हसन अली थे, यही बाबर आजम थे जिन्होंने हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 में जितवाई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ सरफराज अहमद। दे ऑल शुड गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, परफॉर्म ओवर देयर, शो फॉर्म ओवर देयर, वर्क ऑन देयर स्किल्स, डू हार्ड वर्क, दूसरे प्लेयर्स को बीट करें, फिर टीम में वापस आने की अपनी बारी का इंतज़ार करें। नाम के ऊपर और सिर्फ शोहरत के ऊपर इट्स हाई टाइम कि अब इनकी टीम में जगह नहीं बनती है। आप अपने नाम के बेसिस के ऊपर टीम में आके नहीं खेल सकते। दिस इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट, यू गेट पेड टू परफॉर्म। आप मुल्क के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं खेल के, आप पैसे कमाते हैं, आप महीने का लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। ये आपकी जॉब है। अगर आपकी परफॉर्मेंस में अच्छी नहीं होगी, आपसे रिज़ल्ट मांगा जाएगा, आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में आपकी नहीं रही है, तो आप टीम में रहना डिज़र्व नहीं करते। आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप काउंटी क्रिकेट खेलें, आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करें, परफॉर्म करें, फॉर्म शो करें, फिर टीम में वापस आएँ। और जहाँ तक न्यू प्लेयर्स की बात है, आई एम प्रीटी होपफुल कि जो आगे आने वाली हमारी सीरीज़ होंगी उसके अंदर मेरी दुआ है कि नए प्लेयर्स को जगह मिले, माँ सदाकत को जगह मिले, शामिल हुसैन को जगह मिले, सुफियान मुकीम को वापस लेकर आएँ। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको प्लीज़ ज़ाया मत करें। ओडीआई की टीम के अंदर वी नीड प्लेयर्स लाइक सऊद शकील, वी डू नीड प्लेयर्स लाइक कामरान गुलाम। इन सब ने परफॉर्म किया हुआ है, हमने इनको गलत टीम से बाहर निकाला था, दे शुड ऑल कम बैक। बॉलिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अरुण अली रज़ा की इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, वो इंजर्ड हैं या नहीं है? अगर वो इंजर्ड नहीं है, उनको टीम में आना चाहिए। अहमद दानियाल को टीम में आना चाहिए, अब्बास आफरीदी को टीम में आना चाहिए, सुफियान मुकीम को टीम में आना चाहिए, फैसल अकरम को हमें ट्राई आउट करना चाहिए। हमारे और बहुत सारे अच्छे स्पिनर्स हैं, माँ सदाकत को टीम में होना चाहिए, वो भी हमें बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। आरोनो मैं अहमद दानियल का शायद नाम दोबारा से ले रहा हूँ, उनको टीम में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉमिस उन्होंने शो किया है, जो वो पहले भी खेले हैं पाकिस्तान जूनियर टीम्स की तरफ से। तो आई एम प्रीटी होपफुल एंड प्रीटी एक्साइटेड कि जो मुझे आगे आने वाले टूर्नामेंट्स और मैचेस के अंदर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। बाकी जहाँ तक सुपर 8 की बात है, तो सुपर 8 का राउंड तो ख़त्म हो चुका है T20 के अंदर। कल जो है वो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। माय बैर इज़ ऑन साउथ अफ्रीका, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग जो टीम है वो साउथ अफ्रीका है, एंड इट्स हाई टाइम कि साउथ अफ्रीका फाइनली कोई ना कोई ICC का टाइटल जीत जाए वाइट बॉल का। तो रिसेंटली वो अभी टेस्ट चैम्पियनशिप तो जीते ही हैं अंडर द कैप्टनसी ऑफ टेम्पा बबूमा। तो तो मेरी तो ये दुआ है कि साउथ अफ्रीका जीते, मज़ा आएगा। क्योंकि दूसरी तरफ से मुझे लगता है कि इंग्लैंड को शायद टफ टाइम मिलेगा अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, क्योंकि इंग्लैंड जैसे ही इंडिया में पहुंचता है, अरुण उनकी परफॉर्मेंस को क्या हो जाता है, इंग्लैंड बिल्कुल लॉस लगता है। दूसरे सेमीफाइनल में मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो इंग्लैंड को हरा के फाइनल में पहुंचेगा, और फर्स्ट सेमीफाइनल में मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में पहुंचेगा, और बहुत ही तगड़ा और एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा फाइनल के अंदर। तो देखते हैं आने वाले सेमीफाइनल्स में क्या होता है, और ये भी देखेंगे कि आगे आने वाले पाकिस्तान के मैचेस में क्या होता है। अभी बांग्लादेश का एक ODI का टूर आ रहा है, देखते हैं कि कौन से प्लेयर जो सीरीज़ के अंदर होंगे, फिर आगे चल के उस पे ऊपर भी मैं बात करूँगा। फिर उसके बाद PSL शुरू हो जाएगा, और PSL की रंगीनियों में हम अपनी सारी परफॉर्मेंसेस भूल जाएंगे। यही साइम अयूब होंगे जो 9 लोग शॉट मारेंगे तो हम उनके दीवाने हो जाएंगे। शादाब खान अपनी मर्ज़ी से बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, तो वो दोबारा से एक सुपरस्टार बन जाएंगे। 50 मीटर की बाउंड्री के ऊपर हम लोग चौके छक्के मार के खुश हो जाएंगे, और फिर हम एक उम्मीद जगा लेंगे कि ये टीम जो है वो आगे जाके हमें कोई ना कोई टूर्नामेंट जिताएगी। तो लेट्स होप कि ये सब अपनी गलतियों से सीखें। देन अगेन
उम्मीद मुझे इतनी ज़्यादा नहीं है इन लोगों से, मुझे अब नए प्लेयर से ज़्यादा उम्मीद है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मैचेस में क्या होता है, और देखते हैं कि जो आखिरी 3 मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर बचे हैं, जो कि T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, उसमें क्या होता है। आई एम होपिंग फॉर अ फाइनल बिटवीन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, एंड माई टीम इज़ कैन बी साउथ अफ्रीका दिस टाइम। एंड आई एम प्रेइंग कि पाकिस्तान तो नहीं पहुंचा फाइनल में, तो मेरी टीम जो है वो अब साउथ अफ्रीका है। मैं चाहता हूँ जो एक मेरा बहुत ही फेवरेट चाइल्डहुड प्लेयर रहा है डेविड मिलर, वो एक टाइटल जीत के जो है वो अपने करियर का एंड करे। मुझे लगता है कि वो उनकी T20 करियर का एंड होगा, और उनके मुझे लगता है करियर का लास्ट T20 का टूर्नामेंट मुझे लगता है। तो लेट्स सी आने वाले सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस में क्या होता है। फिर जो पाकिस्तान के आगे मैचेस आएंगे उस पर फिर बाद में बात करेंगे। तो आई थिंक वीडियो ये वाली काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। And if you like my content, and if you have any suggestions, any questions, do comment in this video, and don't forget to like and subscribe to the channel. Until the next time, take care. Bye.